नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल इत्यादि के लिए जो आपका 30 सीरीज चल रही है, उन 30 सीरीज में से आज आप 21वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 20 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे और अपने तैयारी को एक बेहतर लुक तक पहुंचा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा क्लास में कोई भी एक भी बात इधर उधर की नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, है ना। तो आराम से आप बने रहें, पूरी टाइम के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इतने कंटेंट, इतना चुना हुआ कंटेंट शायद आपको ना मिलेगा, है ना। तो भाई आप आराम से पढ़िए, मैं आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित हूं, तो आप अपना थोड़ा टाइम तो खर्च कर ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले अगर टुडे एग्जाम का ई बुक जो एसएससी के लिए रामबाण है, आप ले सकते हैं इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सअप पर ही ले जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी मोड अपना के व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है साहब, इनके भी कंटेंट अवेलेबल है बढ़िया जी। 40 वीडियो की जो है पीडीएफ मिलेगी। इनके अलावा रेलवे एनटीपीसी और आपका आरपीएफ के लिए भी क्लास हमने चलाया है, जिसमें भी 11 क्लास हुआ है, 30 होने हैं, है ना। यूपीपी के क्लास हो रखे हैं, है ना। तो ये सब जो है आप कंटेंट ले सकते हैं, आप लोग जो है मैसेज करके व्हाट्सअप वाली। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। पहला जो प्रश्न है, ये जितने भी बिंदु है ये सभी फैक्ट होते हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए बता दूं, ये सब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कंप्यूटर स्क्रीन के नज़र आती है डायरेक्ट, ठीक है। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? देखिए, अमेरिका में लिंकन सेंट्रल हॉल एक प्रकार का जो आपका कह सकते हैं कि जैसे ऑडिटोरियम वगैरह होते, वैसे समझ लीजिए। तो वहाँ पे आमंत्रित कौन हुए थे? तो बिस्मिल्लाह खान साहब हुए थे। कौन हुए थे? बिस्मिल्लाह खान साहब हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है सर? जो बाइडन है। कौन है? जो बाइडन। जो बाइडन। और कमला हैरिस क्या है? उनके सहयोगी हैं, है ना। तो ये बिस्मिल्लाह खान जो है आपका आमंत्रित हुए थे कहाँ पे? लिंकन सेंट्रल हॉल में। ये लिंकन नाम से आपने समझ गया होगा कि कहाँ किसके नाम से है, तो भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब के नाम पे है। इनकी भी कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है, ठीक है भाई। तो बिस्मिल्लाह खान जो है आमंत्रित हुए थे। बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रमुख शहनाई वादक थे, ये आप सभी जानते हैं। इनका जन्म कहाँ पे? बिहार में हुआ था। हालांकि इनका लिविंग जो है बिहार से बाहर भी रहा था, लेकिन जन्म पूछेंगे तो बिहार में होगा। बिस्मिल्लाह खान साहब को जो भी अवार्ड मिला है, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। बिस्मिल्लाह खान साहब और जाकिर हुसैन साहब ये टॉप पे रहते हैं, पंडित रविशंकर साहब भी, ये तीनों काफ़ी टॉप पे रहते हैं अवार्ड के मामले में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान साहब प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी शहनाई वादन का कार्य किए थे 1950 ईस्वी के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। बिस्मिल्लाह खान साहब को इनवाइट किया गया था। इनके अलावा बिस्मिल्लाह खान को 1961 में पद्मश्री, जो चौथे क्रमांक के इंडिया है, इंडिया में रैंकिंग के हिसाब से अवार्ड है, तीसरे क्रमांक के पद्म भूषण 1968 में, दूसरे क्रमांक के 1980 पद्म विभूषण, और पहले क्रमांक पे सबसे बड़ी सम्मान भारत रत्न, ये भी इन्हें प्राप्त हुआ है 2001 ईस्वी के अंदर। तो क्यों कहें कि पहले से लेकर 4 तक जो भी क्रम वाइज रैंकिंग में आपका अवार्ड है इंडिया लेवल पे, वो चारों अवार्ड जो है बिस्मिल्लाह खान साहब को दिया गया है। ये तो हो गया सिर्फ देसी अवार्ड, बाद बाकी कई सारे इन्हें और अवार्ड मिले हैं, कई सारे उपाधि मिले हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कम से कम ये चारों। लंदन के अल्बर्ट हॉल, रॉयल अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है? तो ये लंदन के अंदर है। रॉयल, ये रॉयल है ना, रॉयल फैमिली होती है, अमीर फैमिली को भी लोग रॉयल फैमिली कह देते हैं, सभी सुख सुविधा से लैस, है ना। तो अल्बर्ट हॉल जो है ये आपके लंदन में है। यहाँ पे भारतीय गायिका लता मंगेशकर को इन्वाइट करा गया था गायन हेतु, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर, देखिए लता मंगेशकर से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपसे पूछता है सर कि लता मंगेशकर जो थी, अब हमारे बीच नहीं है मैडम, है ना। तो लता मंगेशकर जो हैं मतलब थी, ये सबसे पहले किस भाषा में गाना गाई थी, तो मतलब रिकॉर्ड करवाई थी? तो आप कहेंगे मराठी भाषा में। ये कईयों भाषा में जो है गायन का कार्य करती थी, साक्षात सरस्वती की निवास थे इनके अंदर, है ना भैया। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों के सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सर कालिदास सम्मान भी दिया जाता है ना, कालिदास सम्मान भी दिया जाता है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा, तो ये ध्यान भी रखेंगे। तानसेन सम्मान भी मध्य प्रदेश के सरकार ही देती है साहब, है ना। तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान हो गया, कालिदास सम्मान हो गया और लता मंगेशकर सम्मान हो गया। तो ये 3 सम्मान एडिशनल मध्य प्रदेश सरकार के नाम से आप याद रखेंगे। बाद बाकी महाराष्ट्र सरकार अभी जो है, लता मंगेशकर तो देता ही देता है, अभी महाराष्ट्र सरकार उद्योग रत्न अवार्ड भी देने लगे हैं, जो पिछली बार यानी पहला उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा साहब को दिए हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है भाई। तो मैं कहीं से कहीं चलूंगा, बातों को सुनते रहिएगा। इसके अलावा
अच्छा, बात यहाँ तक आ गई तो एक बात और है, एक लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी होते हैं, है ना, जिसका अभी 3rd एडिशन ही चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा पुराना पुरस्कार नहीं है, पहला मिला था नरेंद्र मोदी को, है ना, दूसरा मिला था आशा भोसले को। इसके अलावा महारानी एलिजाबेथ 1953 में जब उनका राज्य अभिषेक हो रहा था, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का, है ना, तो कुमारी कमला को इनवाइट किया गया था। कहाँ पे? लंदन में, है ना। तो ये जो कुमारी कमला है ये किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये आपका भरतनाट्यम। अगर भरतनाट्यम में भी आपका शैली पूछे तो बज्जबूर शैली, है ना, बज्जबूर, पंडनल्लूर, ये शैली का नाम आपने सुना होगा ना। ये भरतनाट्यम के शैलियाँ हैं, स्टाइल हैं, तो इनसे जुड़े हुए थे। अगर मान लीजिए सर कि कभी कुमारी कमला का नृत्य पूछ रहा है और भरतनाट्यम ऑप्शन में ना है, न बज्जबूर शैली ऑप्शन में है, न सादिर ऑप्शन में है, क्योंकि भरतनाट्यम को ही सादिर भी बोलते हैं, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तब क्या कीजिएगा? तो ऐसे स्थिति में आपको मणिपुरी के साथ जाना चाहिए सर, है ना। मणिपुरी नृत्य भी ये जानती थी थोड़ी मात्रा में, और कथकली नृत्य भी जानती थी, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। ये एडिशनल इनका क्षेत्र था, लेकिन ये जो है प्रारंभिक या फिर व्यापक क्षेत्र था भरतनाट्यम। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं आगे। अगला है मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में आमंत्रित होने वाले क्रिकेटर कौन है? उस समय जो है 83 नाम का एक पिक्चर आया था, है ना, 83 क्रिकेट के ऊपर है, रणवीर सिंह जो है उनमें अभिनय किए थे। तो कपिल देव साहब को इन्वाइट किया गया था IFFM 2022 के अंदर, ठीक है। ये IFFM का जो होता है इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, तो इसमें जो है इन्वाइट किए जाने वाले आपके क्रिकेटर हो गए कपिल देव साहब। एक क्वेश्चन आने वाले समय के लिए बड़ा ही अच्छा और व्यापक 2 नंबर फिक्स कराएगा आपका कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को जो है ना, भारतीय कला एवं संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है भैया आपका रामचरण साहब। रामचरण काफ़ी स्टाइलिश, स्मार्ट, हमें तो साउथ इंडियन पूरे एक्टर ही स्मार्ट लगते हैं, जैसे रामचरण हो गया, अल्लू अर्जुन हो गया, महेश बाबू हो गया, इन सब के फैन हैं हम, है ना, प्रभास हो गए, है ना। तो भैया ये रामचरण साहब जो हैं इनको अवार्ड दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, और कोई भी चीज़ जो फर्स्ट टाइम होगा या तो बहुत ज़्यादा नाम कमाता है या बहुत ज़्यादा नाम कमाता है प्रसिद्धि के क्षेत्र में या फिर कुख्याति के क्षेत्र में। कोई भी चीज़ पहली बार, है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम ही कर दिया पहली बार, तो वो मतलब निगेटिव में भी नाम कमाते हैं, है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आप ध्यान रखेंगे और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इनके अलावा RRR के सॉन्ग एक नाटू नाटू, सबसे पहले RRR एक पिक्चर का नाम है, जिनके एक सॉन्ग है नाटू नाटू, जिनके संगीतकार MM किरवानी हैं, और 2023 में इस सॉन्ग को, है ना, आपका ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस पिक्चर का जो आपका डायरेक्टर है RRR का, वो राजा मौली साहब हैं, तो इनको ध्यान रखेंगे। अभी कई बार पूछे गए हैं, आगे भी कई बार पूछे जाने की संभावना है। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो पधारे थे। 2023 में आपका चीफ गेस्ट कौन था सर? तो 2023 में आपका चीफ गेस्ट था, मैं जब पढ़ाऊँ तब ये हल्ला करेंगे, इनको पता चल जाता है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं ही रुक जाता हूँ, क्या करूँ साहब, हर जगह जो है, अब जाने दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है इंडोनेशिया पहली बार आए थे। 2023 के अंदर जो आए थे अब्दुल फतह अल सीसी आए थे, आपका मिस्र इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। और 2024 में आपका इमैनुअल मैक्रोन आए थे आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पे एज अ चीफ गेस्ट। चलते हैं आगे। ये आपका ई बुक का लुक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये वाला मोबाइल नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्च कर लिया था, बेस्ट होगा जी। इनके अलावा भारत का 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला बैंक कौन सा है? 24x7 करने का मतलब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे, है ना। तो ये है आपका AU स्मॉल फाइनेंस। कौन सा बैंक है भाई? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 24 घंटा वीडियो सेवा प्रदान करेंगे अपने कस्टमर को। तो ये पहली बार हो रही है, इसीलिए ये भी एग्जाम में आने के लिए बेकरार है ना। वो वाला गीत आपने सुना होगा ना, दिल बेकरार था, दिल बेकरार है, ये वाला सुने होंगे आपने। इसके अलावा मार्च 2024 में
फिनकेयर स्मॉल बैंक का जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे कि भाई विलय वाला क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो है विस्तृत स्तर की बैंक नहीं है, जैसे पंजाब नेशनल हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगी कि भाई किस में विलय हुआ है, तो फिनकेयर का विलय हो गया एयू के अंदर। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले भी बताए हैं, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत का पहला पेमेंट्स बैंक, पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में थोड़ी सी और बातें कर ले जो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की उदाहरण है, तो गिने चिन्हे ही ऑप्शन देते हैं, जैसे उत्कर्ष हो जाएगा, उज्जीवन हो जाएगा, इक्विटास हो जाएगा, एयू हो जाएगा, फिनकेयर हो जाएगा, ये सब आपको दे देगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है भाई। दूसरा, बैंक से क्वेश्चन पूछने की तरीका, निम्न में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, तो जो भी आप मोटा मोटा बैंक जानते हैं जो सरकारी है वो सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं, जैसे पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, है ना, और कौन सा बैंक है भाई, सेंट्रल बैंक, और कौन सा बैंक है भाई, जो भी मोटे मोटे बैंक है वो आपके आ जाएंगे, यूनियन बैंक, ये सब आ जाएंगे सार्वजनिक में। प्राइवेट में कौन से आते हैं, तो इसमें भी मोटे मोटे नाम ही रहता है जो अपने को आराम से समझ में आता है, एचडीएफसी है ना, ये सबसे बड़े बैंक फिलहाल में तो कार्य क्षेत्र के आधार पे प्राइवेट सेक्टर के, आईसीआईसीआई है ना, ये वाला हो जाएगा, उज्जीवन नहीं होगा यहाँ पे, सारस्वत बैंक हो जाएगा, आरबीएल बैंक हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक। तो ये बैंक से इतने क्वेश्चन। फिर अपने बैंक से इंपीरियल बैंक वाला ईस्वी पूछता है 1921 में, फिर एसबीआई वाला ईस्वी पूछता है 1955 में। ठीक है। अब हम चलते हैं एमएफआई कंपनी की बात कर लेते हैं। एमएफआई कंपनी होता है मैक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये भी क्या होता है, लोन देता है, सूक्ष्म लोन प्रदान करता है। ठीक है। और आपका जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसका तो नाम ही है भाई स्मॉल फाइनेंस, तो ये भी सूक्ष्म लोन प्रदान करता है जनरली ऐसे परिवार को जिनमें फिक्स इनकम नहीं होता, असंगठित क्षेत्र के होते हैं और उनकी वार्षिक इनकम कम होती है, उनको ये लोन देते हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा जो आपका एमएफआई कंपनी या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनको कौन रेगुलेट करते हैं अपने इंडिया के अंदर, कौन बॉडी है, कौन शासी निकाय कह सकते हैं, तो ये है आपका भैया आरबीआई। ठीक है भाई। इनके अलावा भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, पेमेंट बैंक याद दिलाऊं तो समझ में, जैसे पेटीएम आप लोग यूज करते हो, पेटीएम है ना, तो पेटीएम क्या है, पेमेंट बैंक है। पेटीएम क्या है, पेमेंट बैंक है। पेटीएम आपको लोन नहीं दे सकता, पेटीएम बैंक जो है ये लोन नहीं देते हैं, साथ ही साथ आपका क्रेडिट कार्ड भी नहीं देगा, ये क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। ठीक है। तो जो आपका पेमेंट बैंक होता है इनका ये ड्रॉबैक है कि ये तो न तो लोन देता है और न आपका क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने कोष्ट में लिख दिया है भारत का पहला पेमेंट बैंक लोन तथा क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता, बाद बाकी ये नेट बैंकिंग चला सकता है, आपको डेबिट कार्ड दे सकता है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। अच्छा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है, कोई भी बच्चा बताए, जो इस्तेमाल करते हैं वो तो समझ रहे होंगे। देखिए डेबिट कार्ड क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा 1000 रुपया है तो आप 1000 मैक्सिमम निकाल सकते हो, 1000 1 रुपया नहीं निकल सकती क्योंकि है ये नहीं है ना। तो ये सीधे सीधे ज़िंदगी के जो असूल है वैसे चलता है कि जितना चादर उतना टांग पसारो। क्रेडिट कार्ड क्या है कि चादर भले छोटा हो लेकिन आप टांग यहाँ तक पसार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भले आपको उसकी पेनल्टी बाद में चुकाना पड़े लेकिन पहले आपका मन बढ़ा देता है ना। आपके पास पैसा न है तो भी एक लिमिट सेट करता है बैंक आपके इनकम के अनुसार। जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड लिए हैं तो 5 लाख लिमिट है। अब मान लीजिए कि जिसके सैलरी 10,000 20,000 होंगे तो हो सकता है कि 2 लाख आपका जो है लिमिट रहे। ठीक है। तो इतना पैसा आप 1 महीने में ख़त्म कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चुकाना है बाद में जी, फ्री में लड्डू नहीं बट रहे हैं, है ना। और अगर आप एक फिक्स पीरियड के अंदर नहीं चुकाए तो आपको उसके ऊपर ब्याज लगेगा, जो पहले ही आपको जो दस्तावेज दिया गया होता है उसमें लिखा होता है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए बता दिया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। भारत का पहला पेमेंट्स बैंक है ना, जो जिन्होंने इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया है, ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। और एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का पहला पेमेंट बैंक भी था। पेमेंट बैंक का क्या ड्रॉबैक है मैंने आपको बता दिया, जैसे एक और उदाहरण पेटीएम भी हो जाएगा। इसके अलावा हाल में ही आरबीआई ने बंधन बैंक के लिए नागरिक पेंशन वितरण को अधिकृत किया है, बंधन बैंक है ना। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस जो है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होते हैं, ये मैंने अभी मौखिक रूप से बताया था। इसके अलावा CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर जो है ये कार्य करते हैं। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अनुसंधान औद्योगिक परिषद की स्थापना जो है 1942 में किया गया था।
हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। यह संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, इसी की बात हो रही है। इनके अलावा वर्तमान सरकार में जो अभी आपका चल रहा है 3.0 मंत्रिमंडल, उसमें वर्तमान सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। ये पहले भी थे, पिछले वाले कार्यकाल में भी थे, हालांकि उससे पहले दूसरा थे, हर्षवर्धन थे मेरे ख्याल में, उनके जगह पे ये आए थे। इनके अलावा राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्र संगठन, ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ही कार्य करता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI है ना, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो आपका देहरादून के अंदर है। कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून से कौन सा क्वेश्चन SSC आपसे पूछता है जी कि इंडिया का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो देहरादून। और दून मैंने क्या बताया था? 3 या 4 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ जो बीच में भूमि होता है उसे दून कहते हैं। तो देहरादून हो जाएगा, सबसे बड़ा दून है, जो उत्तराखंड के राजधानी भी है, जहाँ पे भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय भी है। ONGC का मुख्यालय भी आप कह सकते हो, लेकिन उसके कई इकाई हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कहना सही नहीं होगा। ठीक है, तो पर्यावरण और वन एवं जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो आपका जो वन रिपोर्ट जारी करता है ना, वन रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट कितने साल पे जारी होते हैं सर? वन रिपोर्ट तो 2 साल पे जारी होता है। अभी आपका 2019 वाला चल रहा था, एक सेकेंड, 2024 चल रहा है ना, अब 21 वाला चलेगा जी, है ना। 21 से 23, एक सेकेंड, 21 23 में जारी होगा। एगो 21 वाला जारी हो गया था, अब 23 वाला जारी होगा, तो 1 साल 6 महीना लेटे आता है, बनने उनने में टाइम लगता होगा, तो अब 24 में रिलीज होगा या हो गए होंगे। ठीक है, इनके अलावा CSCP आप सभी जानते हैं, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। अभी कितने फसल को दिया जाता है? तो 22+1 यानी 22 गो फसल और 1 गो गन्ना, तो टोटल फसल कहेगा तो 23 गो हो जाएगा, है ना। तो 23 गो के लिए जारी करते हैं आपका कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य। और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ये वाला, है ना। इनके अलावा भारत में जनगणना कौन मंत्रालय करता है? एक भी बात ट्रैक से नीचे नहीं करूंगा सर, ठीक है भाई। भारत में जनगणना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। किसके माध्यम से कराई जाती है सर? तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, यहाँ पे महापंचायत लिख गया है ना, ये गलती हो गई है, महापंजीयक लिखिएगा, है ना, एवं जनगणना आयुक्त के माध्यम से गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हुए जनगणना संपन्न कराई जाती है। बाद बाकी जनगणना का इतिहास हमने हजारों बार बता चुके हैं आपको। इनके अलावा DRDO में DRDO जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। स्थापना की बात करेंगे 1 जनवरी 1958 को हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसरो जो है ये इनका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारत का अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे अमेरिका का नासा वैसे इंडिया का इसरो, है ना, जैसे जापान का जक्सा, है ना। तो इसी प्रकार से तो ये जो है किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष विभाग से संबंधित है आपका, ठीक है भाई। तो 1969 में स्थापित हुआ था, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो अंटार्कटिका विधेयक है वो कौन सा मंत्रालय जो है पेश किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय बताए थे, तो सीधे सीधे रिलेट कर देंगे वहाँ पे। इनके अलावा भारत में किसी भी वित्तीय वर्ष में बजट पेशी कुल कितने प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है? जैसे बजट पेश किया जाता है, तो आज पेश किया गया तो क्या आज ही अमल में आ जाती है? नहीं। आपने सुना होगा अभी बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी दिए और तुरंत सब ओके, ऐसा नहीं है। ये 6 प्रक्रिया से गुजरता है बजट पेश करने के बाद। तो ये प्रक्रिया कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो बजट सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, कोई भी चीज़ का पहले प्रस्तुतिकरण होगा, है ना। पहले एक रीजनिंग आता था, पहले प्रस्तुतिकरण, वाद विवाद, है ना, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर फॉर्म भरना, आवेदन करना, फिर परीक्षा, फिर नौकरी, ऐसा अरेंज करना होता था। अब नहीं पूछता है। प्रस्तुतिकरण, फिर आम बहस होते हैं, फिर विभागीय समितियां जो 24 हैं इंडिया में, वो जांच करते हैं इसका। फिर अनुदान के जो मांग होता है उस पर मतदान होते हैं कि दिया जाना चाहिए कि नहीं, कोई आपत्ति तो नहीं। इसके अलावा विनियोग विधेयक जो आर्टिकल 114 में है, इसको पारित होना होता है। फिर वित्त विधेयक को पारित होना होता है। तो ये वो 6 प्रक्रिया है जो बजट को पूर्ण रूप से पास होने में गुजरना पड़ता है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन पूछ देगा जी, है ना। इनके अलावा
बजट प्रस्तुतिकरण के साधारण अवस्था में वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किए जाते हैं। पहले क्या होता था कि फरवरी के लास्ट में पेश होती थी, लेकिन 2017 से बजट जो है फरवरी के शुरुआत में ही पेश होने लगी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 हमें क्या दिखलाता है भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का इस्तेमाल संविधान में कितने बार है? तो लड्डू बार, यानी 0 बार, एक बार भी नहीं है। इनके अलावा विनियोग विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में है। ये विनियोग विधेयक क्या होता है सर? कि इसके जो सरकार की जो व्यय है या खर्च है उनको पूर्ति करने के लिए सरकार संचित निधि से धनराशि का निकासी कर सकता है, लेकिन इसमें क्या है भाई बाधक? तो संसद की अनुमोदन अनिवार्य होती है। ऐसा नहीं कि जब चाहो तब निकाल लो, ऐसा नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे जो है आपका निर्णय कौन लेते हैं? स्पीकर महोदय के द्वारा लिया जाता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट सन्मुखम सेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। गणतंत्र भारत में प्रथम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले जो हैं मोरारजी देसाई साहब हैं, जो इंडिया में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी है जनता पार्टी के सरकार 1977 के दरमियान, है ना। इनके अलावा पहली महिला जिन्होंने बजट पेश करी थी तो इंदिरा गांधी थी। इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बजट पेश करी थी महिलाओं में, लेकिन उस समय वो वित्त मंत्री नहीं थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इसी लफ्ज में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भारत में पूर्वकालिक वित्त मंत्री महिला पहली बजट पेश करने वाली, तो निर्मला सीतारमन का नाम आपको लेना है। आई होप आपको समझ में आया है। अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करना। इनके अलावा रेल बजट आम बजट से 1924 में एक बर्थ कमेटी के अनुसार अलग हो गया था, ये पहले बताए हैं। फिर 2017 में क्या हुआ सर जी कि ये दोनों एक ही साथ फिर से जो है बजट पेश होने लगा, और तब से लेकर आज तक अब रेल बजट और आम बजट को मर्ज करके ही पेश किया जाता है। एक FRBM का डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछता है, तो जो प्रस्तुतिकरण आपने देखा बजट पेशी के शुरुआती चरण, उसी का एक अंग होता है FRBM, ठीक है। इनमें भी कई सारे पार्ट है, कई सारे मुद्दे होते हैं, तो ये भी आपको जो है याद रखना चाहिए। इनका नाम होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, आया था 2003 के अंदर, ठीक है। इनके अलावा बजट सत्र के काल में इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है FPSS, इसका मतलब होता है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, तो ये भी ध्यान रखेंगे। संसद के कुल कितने अस्थाई परमानेंट समितियां हैं? तो 24, है ना, 24 परमानेंट समितियां हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है, जो हमने पहले ही बात कर लिया था। यहाँ पे अस्थाई लिख गया है, मिटा करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, ये 30 सीरीज 49 रुपये की है, जिसमें आपको 33 वीडियो की PDF मिलेंगे, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, प्लेलिस्ट है ही, है ना। साथ ही साथ आपको टॉपिक बैच और एनालिसिस भी मिलेंगे। तो जिनको सिर्फ नंबर इंक्रीज करना है तो आप ये भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा जी, है ना। खाली नंबर इंक्रीज करना है, बाद बाकी GK GS अच्छे से करना है तो ई-बुक बेस्ट है। और अगर बहुत कमज़ोर है तो आप दोनों ले सकते हैं, दोनों लेने पर आपको ऑफर मिल जाती है ना। द मूड्स लास्ट सिग, साई पढ़ते हैं इसे, नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है भैया सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास अभी एग्जामिनर आपने पूछ लिया था, तो पहला उपन्यास है ना क्या है सलमान रुश्दी के? तो ग्रैमस है। कौन सा है भाई? ग्रैमस। ग्रैमस सलमान रुश्दी के पहला उपन्यास है, इन्हें ध्यान रखेंगे। सलमान रुश्दी के अन्य पुस्तकों में विक्ट्री सिटी नवीन सीरीज के हैं, ध्यान रखिए। मिडनाइट चिल्ड्रेन कितने भी पुराना हो जाए, जैसे ओल्ड इज गोल्ड, वैसे ही ये पूछा करता है मिडनाइट चिल्ड्रेन, तो इन्हें भी ध्यान रखना है। इनके अलावा द सैटनिक वर्सेज, द ग्राउंड विनीथ हर फीट इत्यादि, ये सभी के सभी पुस्तक सलमान रुश्दी साहब के नाम से जुड़े हुए हैं। अनटचेबल आज भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है, अनटचेबल बुक के लेखक कौन है? तो मुल्क राज आनंद की पहली उपन्यास थी, फर्स्ट उपन्यास थी आपका अनटचेबल। इनके प्रमुख पुस्तकों में आएंगे द विलेज, है ना, गांव, द डेथ ऑफ अ हीरो, टू लिव्स एंड अ वर्ड, ए क्रॉस ब्लैक वाटर इत्यादि जो है ये आपका मुल्क राज आनंद साहब की पुस्तक हैं। इनके अलावा अनीता देसाई की प्रथम उपन्यास क्या है भाई? क्राई द पीकॉक, है ना, क्राई द पीकॉक है ना, तो ये मतलब मोर का चिल्लाना, इस प्रकार का हिंदी निकलेगा। तो ये है आपका अनीता देसाई। अनीता देसाई जो है ना वो किरण देसाई की माता जी हैं, ठीक है। किरण देसाई भी लेखिका है, अनीता देसाई भी लेखिका है, ठीक है। तो क्राई द पीकॉक इनकी किताब हो गई। क्लियर लाइट ऑफ द डे, फीस्टिंग फास्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन,
देखिए ये है आपका फायर ऑन द माउंटेन, एक वो लिविंग माउंटेन है जो अमिताभ घोष का पुस्तक है, तो वहाँ पे अलग बात होगी, है ना। किरण देसाई की पहली बुक कौन सा था, हल्ला वल्लू इन द गुआवा ऑर्चर्ड, है ना। इसके अलावा किरण देसाई की जो सबसे ज़्यादा किताब पूछे जाते हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ राइटर के पुस्तक हैं, बाद बाकी आप पुस्तक टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएंगे, आपको राइटर वाइज पुस्तक मिल जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की पुस्तक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में मानसी लाठर किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है। अब देखिए जो ये वर्ग होता है, जो कैडर होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होगा, कब से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा सर, तो विनेश फोगाट मैडम के साथ जो आपका 100 ग्राम वजन बढ़ने के लिए जो हुआ, आयोग घोषित हुई, तब से इन चीज़ की इम्पोर्टेंसी और बढ़ जाएगी, ताकि बच्चे में जागरूकता आए कि भाई ये सब क्या होती है, ठीक है। तो ये 69 kg वर्ग में जो है आपका जीती है मानसी लाठर। ये कौन से प्रतियोगिता में, तो अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हुआ है सर, तो ये आपका जॉर्डन में हुआ है, अम्मान के अंदर हुआ है ना। जॉर्डन यहाँ पे लिखा है, इनमें शहर का नाम लेंगे तो अम्मान हो जाएगा, है ना। ध्यान रहेंगे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस प्रतियोगिता में टोटल अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के अंदर भारत को 11 पदक मिला है, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और तथा 5 ब्रॉन्ज, 5 2 7 4 11, ठीक है, तो मिला है। नीचे जो है 4 गोल्ड मेडलिस्ट का नाम दिया गया है, जो आपके एग्जाम में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि भाई अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किन्हें किन्हें गोल्ड मिला। तो दीपांशी ये आपका 46 kg वर्ग में गोल्ड जीती है, मुस्कान 53 kg में, रजनीता नाम है इनका 61 kg में, और मानसी लाठेर 69 kg में। तो ये सबसे हाई वाला है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन का बेस बनाया है, ठीक है भाई। इनके अलावा विनेश फोगाट, है ना, विनेश फोगाट जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, तो ये भी एक क्वेश्चन बनेगा सर। तो ये 50 kg वाली में कर रहे थे, ठीक है। फोगाट इससे पहले 2018 में, है ना, दिनेश लिखा गया, अरे विनेश लिखा न, अरे सही करके देंगे। तो 2018 राष्ट्रमंडल खेल में और एशियाई खेल दोनों 2018 में ही हुआ था, दोनों में गोल्ड मेडल जीतने वाली रही थी, ठीक है। इस बार भी हारी थोड़ी है, ये तो किस्मत का खेल आप कह सकते हैं, बाद बाकी प्रतिस्पर्धा तो पूरे लगन से करी थी, है ना। इनके अलावा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 जो बर्लिन में आयोजित किया गया था, वहाँ महिला कंपाउंड टीम ने, है ना, गोल्ड मेडल जीती, जो पहली बार हो रहा है ना। महिला कंपाउंड टीम कहने का मतलब है कि एक से अधिक महिलाएं उनमें शामिल है। तो ये महिलाएं कौन कौन सी थी, ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर तथा अदिति गोपीचंद स्वामी, ये तीनों के जो जोड़ी है कंपाउंड टीम में भाग लेते हुए स्वर्ण मेडल जीती आपका कहाँ पे, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 जो जर्मनी के बर्लिन में कराए गए थे। कल एक बच्चा इसी को मिसप्रिंट हुआ है, तो इन्होंने क्वेश्चन डाला था, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखना उचित समझा है। जो 11 मेडल आप उसमें वहाँ पे लिखे देख रहे हैं, मैंने कल ही कहा था कि एक वर्ड मिस्टेक हो जाने से ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है। देखिए 11 मेडल कहाँ पे मिला था अपने को तीरंदाजी में, लिमरिक में मिला था, जो आयरलैंड के अंदर लिमरिक में हुआ था। और ये तीरंदाजी नहीं, इसका नाम था विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023, जो आपके आयरलैंड के लिमरिक शहर में कराए गए थे, जहां भारत को 11 पदक प्राप्त हुआ था, जिनमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। 4 1 5 6 11। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। जो भी बच्चा आपने मैसेज किया था कि भाई खाली बर्लिन में कहेगा, तो कंपाउंड टीम ने जो है आपका स्वर्ण मेडल जीत के इतिहास रचा, जो पहली बार है, जो इंपॉर्टेंट है। और 11 मेडल वाली जो वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे युवा चैंपियनशिप 2023 जो आपका लिमरिक में हुआ था, ये भी तीरंदाजी की ही प्रतियोगिता है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप है, ठीक है भाई। तो यहाँ से थोड़ा देख लेंगे। और इसी युवा चैंपियनशिप में पार्थ सालुखे जो तीरंदाजी से संबंधित है, रिकर्व श्रेणी में युवा विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अलग अलग श्रेणी होती है। तो ये रिकर्व श्रेणी की बात कर रहा है, पार्थ सालुखे पहले आदमी बना है। 2025 में तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप जो अभी आपने इससे ऊपर में पॉइंट देखा, जो आयरलैंड में हुआ था, जहां 11 पदक मिले थे, तो ये वाली अगला इवेंट जो है, चूंकि 2 साल पे होता है, तो 25 में होगा, तो ये कनाडा के विनिपेग में होगी। एक सेकेंड भैया, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा यार, ये फ़ोन भी ना अजीब चीज़ है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो है युवा तीरंदाजी अगला कहाँ पे होगा, युवा चैंपियनशिप तीरंदाजी का, तो अब 2025 में, तो विनिपेग कनाडा याद रखिएगा।
जैसे फीफा पूछा जाता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब तक कुल कितने परमवीर अवार्ड बांटे गए हैं? परमवीर चक्र जो होते हैं, तो ये कितने अवार्ड जो है अब तक बांटे जा चुके हैं? इनसे पास्ट में एनटीपीसी ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने सोचा आपको भी बता दूं कि भाई एसएससी का भी मन फिर जाए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 21 बार जो है बांटे जा चुके हैं, 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिनमें यह अवार्ड 14 मरणोपरांत जो हुए हैं हमारे वीर उन्हें दिए गए हैं, और टोटल 21 बार दिए गए हैं परमवीर चक्र। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इन प्राइज की जो है इम्पोर्टेंसी समझते हैं। जो परमवीर चक्र है यह भारत के युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। इस पुरस्कार के प्रथम विजेता आज भी आपके एसएससी पूछते हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिए कन्फ्यूजन पैदा होता है मेजर शब्द लगा होने से। एक आपका मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है ना, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, राठौड़। तो ये जो है ना, ये आपके 2004 के अंदर है ना ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय बने थे, और ये है मेजर ध्यानचंद सोमनाथ शर्मा साहब। इनको जो है पहली बार परमवीर चक्र से सम्मानित करा गया था। आखिरी बार परमवीर चक्र विक्रम बत्रा साहब को दिए गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा महावीर चक्र, महावीर चक्र भी युद्ध काल में दी जाती है, परंतु ये परमवीर चक्र से थोड़ा सा कम होता है, तो इसीलिए इनका जो रैंकिंग है ये दूसरे स्थान पे है। यानी महावीर चक्र के बाद आपका परमवीर चक्र के बाद महावीर रहेगा। जबकि अशोक चक्र जो है ये शांति के काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता सम्मान है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। युद्ध काल में सर्वोच्च कौन सा हो गया? परमवीर चक्र। कितने आदमी को मिले हैं? 21 आदमी को। कितने मरणोपरांत? 14 आदमी को। पहला किनको? सोमनाथ शर्मा को। आखिरी किसको? विक्रम बत्रा को। शांति के काल में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है अपना? तो अशोक सम्मान है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ये लुसेंट के विविध में भी मिलेगा आपको, और ये आज भी पूछा जाता है, नीरजा भनोट है ना। इनके अलावा वर्ष 2024 में कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए? तो 110। ये 110 पद्म अवार्ड का कैसा है भैया अनुपात? तो भाई 5, 17 और 110 है। ठीक है, 17, 7, 5, 12, 22, 110, 132। ठीक है, टोटल 132 ना होगा जी, यहाँ पे तो बहुत टेंशन वाली बात है जी, 132 लिखिएगा जी। ठीक है, 132 होगा यहाँ पे। ठीक है, 132 हो जाएगा, टोटल 132 हो जाएगा। देखिए ना, 5, 17 और 110, 132 होता है। मेरी मैथ कमज़ोर हो गई है ना। तो भाई 132 ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे आप अगर गिनती करेंगे इंडिविजुअल आदमी के तौर पे तो 134 हो जाएगा, क्योंकि 2 पद्मश्री ऐसा है जो युगल जोड़ा को दिया गया है। और याद रखिएगा, जब भी कोई युगल आदमी को पद्मश्री दिया जाता है तो इसे सिंगल काउंट किया जाता है। ठीक है भाई। इनके अलावा 2023 में कुल 26 अर्जुन अवार्ड बांटे गए हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत दिन बताए हैं। 2024 में कुल कितने आदमी को भारत रत्न दिया गया है? तो 5 जने को दिया गया है। ये 5 जने आपके जीवान पे होना चाहिए। इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, और आपका कौन है? कर्पूरी ठाकुर है ना, कर्पूरी ठाकुर ही है। और भी एक कोई छूट रहा, लाल कृष्ण आडवाणी है ना। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए राज्यवार तो सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, आज हमने पश्चिमी घाट के जो भी ऊंची चोटी है इसकी बात हमने कर लेना है। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी है, इनका नाम है मुल्यानगिरी। क्या नाम है भाई? मुल्यानगिरी नाम है, मुल्यानगिरी नाम है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी की हाइट कितनी है? 1930 मीटर। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। सर कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहती है। इतना चीज़ लिखा रहे तभी कावेरी आंसर होगा, है ना। इसमें से अगर ये की शब्द को डिलीट करे तो फिर क्या होगा? दक्षिण गंगा खाली कहेगा तो दक्षिणी गंगा कहेगा खाली तो गोदावरी आंसर होगा। ठीक है, गोदावरी आंसर होगा, है ना। दक्षिण भारत कहने का मतलब कि उन स्टेट के हिसाब से रिलेट कर रहा है जो कावेरी गंगा कहलाता है। दक्षिणी गंगा कहने का मतलब कि गंगा से अपने इंडिया के दक्षिण साइड में गंगा उपनाम दे दिया गया वो गोदावरी को। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो मैंने लिखने के तौर पे बता दिया कि भाई दक्षिण भारत की गंगा रहेगा तो कावेरी, और खाली दक्षिणी गंगा रहेगा तो गोदावरी। चलते हैं आगे। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट नदी है भाई। इनके अलावा
केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है ना, या इलायची पहाड़ी भी आप लिख सकते हो, 2695 मीटर है, कार्डेमम हिल है ना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। इनके अलावा गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार पर्वत, ऊंचाई कितना है 1069 मीटर, कहाँ पे है, जूनागढ़ के अंदर स्थित है गिरनार पर्वत। एक आपसे पूछता है काठियावाड़ी प्रायद्वीप कहाँ पे है, काठियावाड़ी प्रायद्वीप है ना, सिंगदाना वगैरह काफ़ी होते हैं गुजरात के अंदर जी, सिंगदाना समझते हैं ना, मूंगफली है ना, तो ये काठियावाड़ी प्रायद्वीप भी गुजरात के अंदर है। कच्छ भी गुजरात के अंदर है, जहाँ पे भारत का कुरंग पाया जाता है, जंगली गधा अभयारण्य है ना, ये भी पूछा जाता है आपको। इनके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है, जिसकी टोटल हाइट कितना है 1646 मीटर। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ये कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत में है। नीलगिरी पर्वत कह दिए तो कौन सा घाटी होगा, पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट, तो भाई कोई सा घाट नहीं है, ये दोनों घाट है, मतलब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वेस्टर्न रीजन और आपका ईस्टर्न रीजन, दोनों के मिलन स्थल को ही नीलगिरी कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसकी टोटल हाइट 2637 मीटर है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी आज भी पूछा जाता है, पारसनाथ की चोटी, पारसनाथ के पहाड़ी में, तो इन्हें ध्यान रखेंगे, 1370 मीटर है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कहीं कहीं महेंद्रगिरी देखेंगे, लेकिन अगर देवमाली भी ऑप्शन में है तो देवमाली को आंसर करना है 1672 मीटर के साथ। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पीक भी है 7816 मीटर, जिनका नाम नंदा देवी है। अगर दूसरा सबसे ऊंची चोटी पूछता है उत्तराखंड का तो कामेत होता है, जो कुमायूं हिमालय रेंज में ही आएगा। जैसे कि हिमालय को नदियों के आधार पर बताया था, पंजाब हिमालय या फिर जम्मू हिमालय या हिमाचल हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, तो ये कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड आएगा। अगर कुमायूं हिमालय नहीं तो गढ़वाल हिमालय भी आप कह सकते हो, है ना। दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850.5 मीटर या 4 मीटर, जो नेपाल में स्थित है, इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर आता है गॉडविन ऑस्टिन, जो 8611 मीटर के हाइट में है, और तीसरे स्थान पर आता है 85-86 मीटर के साथ सिक्किम स्थित कंचनजंगा, जो भारत को पूर्ण रूप से जो है सबसे ऊंची चोटी वाली श्रेणी है। इनके अलावा देश में वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 22-23 तक कुल कितने प्रतिशत थी, जब रिपोर्ट आएगा तभी के अनुसार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 37% थी 2022-23 तक जो है आपका वित्तीय वर्ष, मतलब यहाँ तक की जो है वर्क फोर्स में काम में लगे हुए महिलाओं की हिस्सेदारी 37% बताई गई है सर, तो 37% याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भी आपको मेल फीमेल जो काम में इंडल्ज थे उनके आपका आंकड़ा पूछता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिक की संख्या 25.51% तथा पुरुष श्रमिक की संख्या 53.26% था, यानी कहेंगे कि कुल भागीदारी में 1/3 लगभग महिलाओं की। आप यहाँ पे देखो ना, 1/3 तो होगा ना, 75 टोटल मान के चलिए, 78-80 हो जाएगा, 80 में 25 कितना हो जाएगा भाई, 1/3 से कम ही होगा, ठीक है, तो 1/3 के करीब है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता 65.46% और पुरुष साक्षरता 82.14% है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। टोटल साक्षरता 74.04% है अपना इंडिया का ओवरऑल 2011 के अनुसार, सबसे अधिक केरला का, सबसे कम बिहार का। जनगणना 2011 में 51.54% पुरुष तथा 48.46% महिलाएं थी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मतलब टोटल तादाद में, टोटल जनसंख्या में। जनगणना 2011 में लिंगानुपात 943, जबकि शिशु लिंगानुपात 919 था। इनके अलावा डीएनए की संरचना 2 चेनों द्वारा होती है, यह दोनों चेन किस बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, या फिर कौन सा बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बंध बनता है डीएनए के बीच में। डीएनए डाईऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है, इसकी खोज फ्रेडरिक ने किया था। कौन किया था, फ्रेडरिक ने। इसमें जीव की आनुवांशिक जानकारी होती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पिछले एसएससी ने पूछा है कि निम्न में से डीएनए आरएनए से भिन्न क्यों है, तो उसमें जो है एगो आपका थायमीन को लेकर भिन्न बना देता है, क्योंकि थायमीन जो है ये आपका डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गई थी। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। डीएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन रहता है। आरएनए में बात करेंगे तो ये तीनों तो रहते हैं, लेकिन थायमीन के जगह यूरेसिल रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है। तो ये डीएनए और आरएनए के घटक हैं, ठीक है भाई।
इनको ध्यान रखेंगे। डीएनए कोशिका में कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस के अंदर, सेंटर के अंदर या नाभिक के अंदर रहता है। इसके बाहर कहाँ पे रहेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में करे थे। इनके अलावा जीन जो है, जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। जैसे हमने डीएनए भी ऑप्शन में दे दिया, आरएनए भी ऑप्शन में दे दिया, जीन भी दे दिया या क्रोमोजोम भी दे दिया। इनमें सबसे सुटेबल ऑप्शन आप कौन सा मानेंगे? जब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई, शारीरिक इकाई मानी जाती है, तो आप आंसर करेंगे जीन को। जीन शब्द का पहली बार प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन को आनुवांशिकता का वाहक भी कहा जाता है। डीएनए कोशिकाओं के केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में बता दिया था। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोजोम पाए जाते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। राधा दत्त का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से है? तो मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें मोहिनी का इस्तेमाल भगवान विष्णु के स्वरूप मोहिनी के लिए किया गया है। इनमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इस नृत्य को आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय VN मेनन को दिया जाता है, तो ये ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा इस नृत्य में भरतनाट्यम के जैसा ही आपका स्रोत होता है, एलिमेंट होता है, जैसे जाति स्वरम और तिल्लाना। भरतनाट्यम में होता है ना जी, जाति स्वरम, तिल्लाना, शब्दम, अलिरप्पू, मंगलम। इसी प्रकार से इसमें भी जाति स्वरम, तिल्लाना होते हैं। इनके अलावा पदम, सप्तम, श्लोकम, ये सब एलिमेंट्स हैं, स्रोत हैं, तत्व हैं किसके? मोहिनीअट्टम के। अन्य कलाकारों में कला विजयन, पल्लवी कृष्णन, कनक रेले, अक्षरा दास, सुनंदा नायर, कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा, ये सभी का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है, ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के फाउंडर कनक रेले हैं। कौन है भाई? कनक रेले। और यही जो इंस्टीट्यूट है नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र, इन्हीं के द्वारा भरत मुनि सम्मान बांटा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। MTS 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भरत मुनि सम्मान किस इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। कदम्ब स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक के संस्थापक कमुदनी लखिया है, इन्हें ध्यान रखेंगे। कमुदनी लखिया गुजरात के हैं और इनका संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है मेरे भाई, कमुदनी लखिया। इनके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में होगी? तो ये आपका सऊदी अरब में होगी 2034 में। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना था, परंतु वहां पे सरकार गिर जाने के कारण या अन्य कारणों से संयुक्त अरब अमीरात में होगा। ये 2 दिन पहले ही घोषणा हुआ है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए, मतलब जो थोड़ा 2 महीना के बाद होगा उनके लिए ठीक है। 2028 की ओलंपिक ग्रीष्मकालीन लॉस एंजिलस में होगी तथा 2032 वाला ब्रिस्बेन में होगी। 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होना है? तो भारत के अंदर होना है। एशियाई खेल 2026 जापान के अंदर होना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये जापान के टोक्यो में होगा, क्योंकि ये भी 2 वर्ष पे होता है। तो 2023 वाला कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका एक सेकेंड, अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, बुडापेस्ट में हुआ था। अजरबैजान में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 हुआ था। बुडापेस्ट में आपका विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुआ था। और 2022 वाला जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये अमेरिका के ओरेगन में हुआ था। ठीक है भाई, नीरज चोपड़ा को कैसे भूलेंगे। तो ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो होगा ना, ये टोक्यो में होगा, जापान के अंदर होगा। ICC अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 फॉर्मेट का 2025 की घोषणा हो चुकी है, मलेशिया में होगी। ये सेकेंड एडिशन होगी। पहला एडिशन साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां विजेता इंडिया और उपविजेता इंग्लैंड रहा था। ठीक है, अब कोई बच्चे ना अंडर 20, अंडर 90, अंडर 60 नहीं समझते हैं, तो एज फैक्टर होता है भाई। अंडर 90 का मतलब है 19 वर्ष से कम उम्र के ही खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 जो है ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। इसके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ये नीदरलैंड के अंदर होगी। 2023 में जो कराया गया था ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका उड़ीसा के अंदर हुआ था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 ये सिंगापुर में होगा। 23 में कहाँ पे हुआ था शतरंज वाला? अजरबैजान में हुआ था। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराए गए थे, जहां विजेता स्पेन रहा था, उपविजेता इंग्लैंड रहा था और इसका शुभंकर था तजूनी। क्या था भाई? तजूनी।
तजुनी, है ना। तो अभी जैसे ओलंपिक वाला जो अभी ओलंपिक हुआ उसका शुभंकर क्या है, फ्रीजियन कैप, क्या है, फ्रीजियन कैप, ध्यान रखेंगे काम आएगी। 2025 तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगी अमेरिका के विनिपेग में, ये 2 जगह लिखा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा रामकृष्ण परमहंस के वास्तविक नाम क्या थे, तो भाई गदाधर चट्टोपाध्याय, क्या नाम थे भाई, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद साहब के गुरुजी थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब 1897 में बेलूर मठ में किए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो ऐतिहासिक भाषण दिए थे उनका ईस्वी था 1893, तो ये बात सब ध्यान रख लेंगे। बाद में आर्य समाज के फाउंडर दयानंद सरस्वती का भी ओरिजिनल नाम है मूल शंकर, इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था। इन्होंने 1875 में महाराष्ट्र में, है ना, आपका आर्य समाज की स्थापना करे थे, यानी इस समाज लिखा है तो ये इस प्रोनाउन का इस्तेमाल इस आर्य के लिए हुआ है। तो आर्य समाज की जो है इन्होंने स्थापना किए थे और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। तात्या टोपे का भी वास्तविक नाम है अपने आप में रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम है ना। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व संभाले थे और तात्या टोपे जी जो हैं ये काफ़ी मतलब युद्ध विद्या कौशल जो है इनके पास कूट कूट के भरा था, तो इन्होंने गोरिल्ला नीति भी जानना था, मतलब जानते थे, इसीलिए इनसे डरते थे अंग्रेज। इनके अलावा नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था, है ना। नाना साहब जब मतलब उनके शुरुआती दिन का नाम धोंदू पंत था, है ना। इन्होंने भी 1857 में विद्रोह का कमान जो है कानपुर से ही नाना मतलब तात्या टोपे के साथ संभाले थे। भारतीय हिंदी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, पंचम दा। डायरेक्ट आपसे पूछता है पंचम दा, एगो बप्पी दा भी है, बप्पी दा, है ना, एगो पंचम दा, बप्पी दा, है ना भैया। और कोई है क्या, मिथुन दा भी हो चुका है चलिए। इसके अलावा भूपेन हजारिका को सुधा कंठ भी कहा जाता है या फिर अमृत गला वाला कहा जाता है, अमृत गला, क्योंकि सुधा का मतलब होता है अमृत। जैसे गांव घर में सुधा का पेड़ा, बिहार में, हम लोग बिहार से हैं, वहाँ सुधा डेयरी चलता है। महाराष्ट्र में मदर डेयरी चलता है, यहाँ बारना का प्रोडक्ट डेयरी उद्योग में काफ़ी चलती है, ठीक है भाई। तो सुधा कंठ जो है भूपेन हजारिका शब्द साहब को कहा जाता है और 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, ये तो बता ही दिए थे। एम सुब्बा लक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की महारानी, तीजन बाई को पंडवानी की महारानी, गिरजा देवी को जो है आपका ठुमरी की रानी, ये सब कहा जाता है। उदय शंकर को जो नृत्य में कौन सी शैली करते थे, फ्यूजन स्टाइल में, आधुनिक नृत्य भारत का जनक कहा जाता है। श्रीलंका में निवास करने वाले सबसे बड़े जातीय समूह कौन सा है, देखिए श्रीलंका में निवास करने वाले सबसे बड़ा जातीय समूह सिंहली है। श्रीलंका में सिंहली भाषा भी बोली जाती है, इन्हीं के जाति के आधार पे तमिल भाषा भी बोली जाती है श्रीलंका के अंदर। अब श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था ये ब्रिटिश से, ये 4 फरवरी 1948 को हुआ था। इनके अलावा यह एक द्वीपीय देश है। राष्ट्रीय फल कटहल है। सबसे प्रसिद्ध नृत्य कंडियान है। जयवर्धनेपुरा कोट्टा ये श्रीलंका का नया राजधानी है, इससे पहले कोलंबो था। श्रीलंका की सबसे प्रचलित या विस्तृत नदी महावेली गंगा है, जो आज भी आपसे पूछा जाता है। एक भी पॉइंट ऐसा है ही नहीं कि नहीं पूछा जाता है भाई। इनके अलावा श्रीलंका और भारत की जो सीमा रेखा है वो पाक जलडमरू मध्य से है। म्यांमार में सबसे बड़े जनजातीय समूह बामर निवास करते हैं। कौन? बामर निवास करते हैं। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, यहाँ बर्मी भाषा बोली जाती है। म्यांमार की सबसे प्रचलित नदी इरावदी नदी है। नबका राजधानी नेपिता है और पुरानी राजधानी रंगून है। ठीक है भाई। इसके अलावा पड़ोसी देश भूटान में सबसे ज़्यादा कौन लोग रहते हैं? तो भूटिया समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे सिक्किम में भी आप भूटिया समुदाय के, भारतीय राज्य सिक्किम के अंदर है ना, कौन समुदाय के लोग रहते हैं? भूटिया। और आपका एक भोटिया होता है, भोटिया, जो भोटिया डांस भी है जो उत्तराखंड के अंदर होती है, और भोटिया जनजाति भी है जो कहाँ पे होती है? उत्तराखंड के अंदर होती है। ओब्वियसली ये घुमंतु जाति होती है, भोटुआ ना, खाना बदोश टाइप के होती है। भूटिया जाति एक अलग है जो सिक्किम में पाए जाते हैं। जैसे आपने बाईचुंग भूटिया जो फुटबॉलर है उनका नाम से आपने याद रख लेना है ना। भूटान की राजकीय भाषा क्या है? जोखंगा। और यहाँ पे जो धर्म होता है वो बौद्ध धर्म होता है। हाल में ही भूटान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बांग्लादेश में सबसे प्रचलित जो महत्वपूर्ण नदी जो है जमुना नदी है, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में अधिकांश निवासी इस्लाम धर्म को मानते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है, पता नहीं बदल दिया जाए, लेकिन अभी तक है। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अपना स्वतंत्रता दिवस जो है 26 मार्च को मनाता है ना। और बांग्लादेश पे जो पूर्ण विराम लगे थे युद्ध पे, वो 16 दिसंबर 1971 था। तो एक 2 डेट है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को ही मनाते हैं। इनके अलावा रजत कुमार मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रजत कुमार मिश्रा का संबंध तबला से है, तबला से है।
तबला के अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र मतलब वादकों में आएंगे तो जाकिर हुसैन साहब और अल्लाह रखा, ये पिता पुत्र की जोड़ी काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा, है ना। इनके अलावा एक सेकंड भैया, हाँ, तो तबला के अन्य कलाकारों में आएंगे तो जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा साहब आपने देख लिया, शंकर घोष साहब, शौकत हुसैन, तन्मय बोस, तलवीन सिंह, अवन मिस्त्री, ये सभी जो भी आपके लिए नए चेहरे होंगे उन्हें जो है आप, है ना, नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे पीडीएफ बाय नहीं करेंगे, ठीक है, बाद बाकी जो करेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सरोद के वादकों में आते हैं हम, सरोद कौन कौन बजा लेते थे, तो सरोद में राधिका मोहन, बुद्धदेव दास गुप्ता, जतीन भट्टाचार्य, है ना, इसके अलावा अभिषेक लहरी, अयान अली खान, तो ये सरोद के हैं। बाद बाकी जो आराम से मिल जाए वो तो हर जगह हैं। बाद बाकी इससे भी और भाष जानने के लिए आप टॉक बैच सेक्शन में जा सकते हैं। वायलिन के कुछ प्रमुख वादक, रागनी शंकर, ये शंकर बहुत जगह है, अनुष्का शंकर, रागनी शंकर, उदय शंकर, है ना, बहुत ज़्यादा है ना, तो रागनी शंकर जो है ये आपका वायलिन बजाते हैं। के वैद्यनाथन, कन्नाकुड्डी वैद्यनाथन, कन्नाकुड्डी वैद्यनाथम जो है ये आपका क्या बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं। ज्योत्सना श्रीकांत, एल अथीरा कृष्णा, विट्ठल राम मूर्ति, लालगुडी जयरामन, एम चंद्रशेखर, ये सभी के सभी वायलिन के प्लेयर हैं। सारंगी के वादक में आएंगे सुकूर खान, सुल्तान खान, सबरी खान, रमेश मिश्रा, बिंदा खान, ये सभी के सभी आपका सारंगी प्ले करते हैं। सितार के प्रमुख वादकों में पंडित रविशंकर, ये तो सभी जानते हैं, विलायत खान, ये भी फेमस है। नीलाद्री कुमार को ध्यान रखें, उमाशंकर मिश्रा, अरविंद पारेख साहब को, शफीक खान, इमाद खान, पंडित मनीलाल, जया विश्वास, अनुष्का शंकर, ये सभी के सभी सितार प्ले करते हैं, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनके अलावा चिकन पॉक्स, मधुमेह और टीबी, इन तीनों में से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है, संचारी मतलब डायरेक्ट टच में आने से आपका हो जाता है, तो मधुमेह टच में आने से नहीं होता है। मधुमेह कैसे होती है, शरीर में इंसुलिन की कमी से होती है, और इंसुलिन कहाँ से निकलती है, अग्नाशय पंक्रियाज से निकलती है। अग्नाशय मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्लैंड है, मिश्रित मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का काम करता है। दूसरे भाषा में हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी स्रावित करते हैं, उसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, जो आपका अग्नाशय है, ठीक है मेरे भाई। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाला रोग है। वायरस से होने वाला अन्य रोग देख लेते हैं, जैसे आपका रेबीज हो गया, जो कुत्ता उत्ता काटने से होता है, कुत्ता या फिर आपका भेड़िया को काटने से होता है। एड्स होता है विषाणु से, असुरक्षित यौन संबंध या फिर असुरक्षित रक्ताधान से होता है। चेचक आपका गांव घर में छोटी माता कहते हैं, बेरियोला वायरस से होता है। जुकाम आपका, है ना, ये भी वायरस से होता है, साधारण सर्दी जुकाम भी वायरस से होता है। खसरा, पोलियो, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरामस, ये सब वायरस से है। बैक्टीरिया से आएंगे प्लेग, एक बार प्लेग फैल गया था इंडिया में काफ़ी। क्षय रोग को ही टीबी बोलते हैं। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, हैजा, टाइफाइड, टेटनस जैसे कटपट जाता है टेटनस, निमोनिया, है ना, तपेदिक सांस की बीमारी निमोनिया, डिफ्थीरिया, ये सभी के सभी आपके बैक्टीरिया से होती है। प्रोटोजोआ से आपका डायरिया, मलेरिया, पायरिया, फाइलेरिया, ये जो भी एरिया ये सब जो है लगभग आपका प्रोटोजोआ में होगा। निद्रा रोग, नींद की बीमारी, पेचिस, कालाजार, दमा, ये सब भी आपका कहाँ से आ जाता है, प्रोटोजोआ के अंदर आ जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आँखा की रोग होती है। कौन कौन सा भैया, रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोप्थेल्मिया, ग्लूकोमा, ट्रकोमा जो भी होता है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। विटामिन डी की कमी से हड्डी वाला रोग होता है। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र होता है, और सबसे छोटा कोशिका कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे अलग से पूछता है एग्जामिनर। ट्रिपल एंटीजन का टीका डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। काली खांसी को जो है परटूसिस भी कहते हैं। इनके अलावा प्रसिद्ध कालिंजर का युद्ध कब हुआ था, कालिंजर का युद्ध 1545 के अंदर हुआ था, जब शेरशाह सूरी जो है कालिंजर के किला पर अधिकार करना चाहा था। हालांकि वो जीतने को था, तभी विस्फोट में जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेरशाह ने चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं को हराया था। उसी के अगले साल बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध 1540 में फिर से हुमायूं को पटखनी दिया और सूरवंश की स्थापना किए थे। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। जीटी रोड का मरम्मत और रुपये का प्रचलन शेरशाह सूरी ने करवाया था। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं, और हुमायूं का जो मकबरा है ये आपका
दिल्ली में स्थित है और ये पहला मुगल गार्डन मकबरा है ना। और इनको बनाने का श्रेय हाजी बेगम या बेगा बेगम को दिया जाता है। बेगा बेगम या हाजी बेगम दोनों एक ही नाम है, जो हुमायूं की विधवा हुई करती थी। तराइन की प्रथम लड़ाई 1191-92 में हुई थी। दोनों में कैरेक्टर सेम थे। कौन थे भाई? पृथ्वीराज चौहान साहब तृतीय, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, और आपका मोहम्मद गोरी। पहले वाले में चौहान साहब की विजय होती है, दूसरे वाले में गोरी विजय हो जाता है। चंगेज खां कहाँ का शासक था? यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ के अंदर कि समरकंद से कौन सा आक्रांता भारत आके उत्पाद मचाया था। तो चंगेज खां मंगोलिया से आया था। चंगेज खां मंगोल थे। तैमूर लंग तुगलक वंश के काल में 1398 में नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में आए थे, तो इन्होंने समरकंद से आया था। ठीक है। मोहम्मद गजनी, ये नाम से स्पष्ट है ये अफगानिस्तान से आए थे भारत, है ना। इन्होंने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। कौन? गजनवी। खो खो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए खो खो खेल में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं रिजर्व सहित, लेकिन खेलने कितने उतरते हैं? तो 9 खिलाड़ी। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। अगर 12 और 9 दोनों है और सीधे सीधे लिखा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी, तो 12 को आंसर लगाइए। अगर भाई कितने एक्टिव खिलाड़ी या फिर मतलब आते हैं खेलने ऐसा कुछ लिखा है तो 9 आंसर लगाइए। कबड्डी के खेल में भी 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेलने कितने उतरते हैं? तो 7 खिलाड़ी, है ना भैया। इनके अलावा बैडमिंटन के हर खेल कितने अंक के लिए होते हैं? तो 21 अंक के लिए होते हैं। कितने सेट खेल होती है बैडमिंटन की प्रतियोगिता में? 3 सेट खेल होती है। ठीक है। येलो रेटिंग शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में किया जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा 2500 येलो रेटिंग पार करके जीता डी गुकेश या फिर कोई भी, है ना। तो येलो रेटिंग शब्द का इस्तेमाल आपका शतरंज खेल में होता है। कबड्डी खेल कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की। कितने हाफ में? 2 हाफ में खेले जाते हैं। फुटबॉल मैच कितने मिनट की? 90 मिनट की। कितने हाफ में? 2 हाफ में खेले जाते हैं। हॉकी मैच कितने मिनट की? 60 मिनट की। कितने हाफ में खेले जाते हैं? 4 हाफ में खेले जाते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। हिमानी झील या निक्षेप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी का निर्माण होता है? करेबा। करेबा जो है यह स्थानीय भाषा में इसका अर्थ होता है उच्च भूमि। ये भारत में कहाँ पे पाया जाएगा? तो कश्मीर वाली एरिया में पाई जाती है। करेबा एक भुरभुरी टाइप का मिट्टी होता है जिसमें आपका केसर इत्यादि की खेती, बादाम वगैरह की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्ष 2023 में कश्मीर के किश्तवाड़ केसर को, अब देखिए केसर के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है जम्मू कश्मीर का। ठीक है। तो ये जो आपका किश्तवाड़ केसर है इसे जीआई टैग दिया गया था, ध्यान रखेंगे। अब जीआई टैग की बात आई है तो मैंने इससे संबंधित आपको ये चीज़ बता दिया हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। आपको किसी चीज़ की जीआई टैग दिलाना है तो आपको आवेदन कहाँ पे करना होगा और कितने वर्षों के लिए जीआई टैग जो है वैलिड होती है, सब ध्यान रखिएगा। 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। इनके अलावा जलोढ़ मिट्टी जो भारत में अधिकांश पाए जाते हैं, लगभग 44% भूभाग पे पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर को हम कहते हैं भाई न्यू जलोढ़ मिट्टी, और बांगर को हम कहते हैं ओल्ड जलोढ़ मिट्टी। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा अपरदित पदार्थ से होता है। और ये कैसे जलोढ़ और खादर और बांगर बनता है 2 करोड़ बार नदी का बहाव बता दिया हूँ। इनके अलावा काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है, या फिर आप यहाँ पे बेसाल्ट, क्योंकि बेसाल्ट भी आग्नेय चट्टान है। इसे कपासी मृदा या रेगूर मृदा कहते हैं। दुनिया में सबसे अधिक कपास का उत्पादन अब भारत ही करता है और भारत में ही सबसे अधिक गुजरात राज्य करता है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वर्षा के परिणाम स्वरूप लीचिंग प्रोसेस से होती है, जिसमें उनके सारे मिनरल्स जो है रिस कर बहुत नीचे चला जाता है। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। बनारस संस्कृत कॉलेज, तो ये आपका जोनाथन डंकन ने किया था। केंद्रीय हिंदू विद्यालय एनी बेसेंट ने किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU मदन मोहन मालवीय साहब महामाना। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका लॉर्ड बेलेजली में जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका मिलान किया गया है। बाद बाकी फर्ग्यूसन कॉलेज जो पूना में स्थित है, यहाँ पे आपका इनमें जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आ जाएगा फाउंडर में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सैयद अहमद खान। जामिया मालिया इस्लामिया में जो 1920 में स्थापित हुआ था दिल्ली के अंदर, श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन साहब, शौकत अली इत्यादि को दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट। अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करना, है ना। मेहनत का जो अगर तो, मतलब आप देना चाहते हो मुझे गिफ्ट, तो एक लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाद बाकी अगर आपको हमारे कंटेंट पे भरोसा है ना, इतने उदाहरण के बाद भी, तो आप कंटेंट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।